और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दीप्ति चौरसिया भोपाल से बनी हुई है, वहीं मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं और विनोद ग्वालियर से बने हुए हैं। रुख करेंगे दीप्ति का। दीप्ति, तो भोपाल के अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कल बैठक हुई है, सीएम शिवराज ने बैठक ली और कई फैसले सामने निकल कर आए, क्या कुछ अब एहतियात बरती जाएगी ओमिक्रॉन से बचने के लिए? देखिए, एहतियात तो सबसे पहले यही है कि ट्रेसिंग होनी चाहिए और सबसे पहले तो जो कोरोना की एहतियात है वही एहतियात आती है, जिसमें चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, खुद को वैक्सीनेट करने की बात हो या मास्क लगाने की बात हो। तो इस एहतियात के बाद जो है दूसरी बात ये आती है कि इन चीज़ों का ध्यान लोगों को रखना होगा। तीसरा ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको ट्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रेस किया जाएगा उसके बाद टेस्ट किया जाएगा। तो जो जबलपुर से भी जो पिछले दिनों बात आ रही थी कि एक महिला अफ्रीका से हुई है, लेकिन अब पूरा प्रशासन उसको ढूंढने में लगा हुआ है, तो एक वो चीज़ है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला लिया है कल सरकार ने, वो ये लिया है कि 15 दिन पहले तक, आज से 10-15 दिन पहले तक ये कहा गया था कि स्कूल पूरी 100% क्षमता के साथ खुलेंगे, तो अब उन स्कूलों को जो है 50% क्षमता के साथ कर दिया गया है। जहाँ तक हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर और भोपाल शहरों में केस थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। लगभग जो है 125 केस हो चुके हैं पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े हैं। अभी अगर एहतियात को बरता जाएगा, प्रॉपर लोग अपना टेस्ट कराएंगे, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क लगाएंगे, तो शायद हम जो है किसी तीसरी लहर जिसकी आशंका बताई जा रही है उससे खुद को बचा सकते हैं। तो हाल फिलहाल तो सरकार ने सतर्कता की बात कही है। आज कोरोना को लेके जो है बैठक होगी, उस पूरी बैठक में कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होगी। उसका एक बड़ा मुद्दा जो है कोरोना का नया वेरिएंट, और उस नए वेरिएंट को देखते हुए प्रशासन को किस तरह से अलर्ट रहना है और लोगों को किस तरह से अलर्ट करना है, इन दोनों ही चीज़ों पर बात होगी। बिल्कुल। और हमारे साथ मिथिलेश इंदौर से बने हुए। मिथिलेश, अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो हमने देखा पिछले काफी समय से यहाँ पर केसेस आ रहे हैं, अभी क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? देखिए, इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में पिछले 8 दिन में 55 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हालांकि कल 24 घंटे में एक कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, लेकिन उसके पहले 13-12 इस तरीके से लगातार सामने आ रहे थे। मतलब इंदौर में डबल डिजिट में कोरोना के मामले सामने दिखने लग गए। सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लेते हुए बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50% क्षमता से स्कूल खोलने का फैसला किया है। अभी हम स्कूल पे इधर पहुंचे थे, वहां से हमने चेक किया स्कूल पे, तो 50% क्षमता के साथ स्कूल, हालांकि आज सोमवार दिन नहीं खुल पाए क्योंकि 100% क्षमता के आसपास स्टूडेंट पहुंच चुके हैं, क्योंकि 9 से 12 तक अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है सरकारी स्कूल का, वहीं प्राइवेट स्कूल में भी दूसरे एग्जाम के बोर्ड चल रहे हैं। इसलिए 9 से 12 के जो बच्चे आ रहे हैं उनके 3 से 4 दिन एग्जाम चलेंगे, तो 100% क्षमता के साथ आएंगे, लेकिन जो उनकी क्लास में बैठने की क्षमता है वो कम कर दी जाएगी। जो एग्जाम का टाइमिंग है वो अलग अलग टाइम कर दिया जाएगा। ए सेक्शन का एग्जाम मॉर्निंग में किया जाएगा और बी सेक्शन का एग्जाम इवनिंग किया जाएगा। मतलब इस तरीके से सेक्शन वाइज डिवाइड करके एग्जाम किया जाएगा। लेकिन जो और भी बच्चे जो एक पहली क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चे हैं वो भी आज 100% क्षमता के साथ स्कूल पहुंच चुके थे। तो उन्हें स्कूल अब समझा रहा है कि कल से आपको अल्टरनेट भी आना है, कि एक दिन आपको आना है, एक दिन आपको छुट्टी करना है। वहीं अगर बच्चे के पेरेंट्स सहमति नहीं दे पाते हैं कि बच्चा हमारा स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट ने जो दस्तक दे दी है दुनिया में, उससे अब देश भी घबरा चुका है, लोग भी अब डरने लग गए, तो उसको भी देखते हुए सहमति पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया। अगर किसी बच्चे को हल्की से भी सर्दी जुकाम बुखार आता है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और बार बार स्कूल समझाइश दे रहा है पेरेंट्स को, अगर आपके बच्चों को फीवर या कोई भी सर्दी जुकाम है तो आप उन्हें स्कूल न भेजें, और अगर आप स्कूल भेजते हैं तो उसकी जानकारी आपको स्कूल प्रबंधक को देना बहुत जरूरी है। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग एयरपोर्ट को अलर्ट कर चुका है कि पिछले 1 महीने के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट भी इंदौर से आना जाना है, मुंबई से और दिल्ली से भी लगातार फ्लाइटों का आवागमन इंदौर से होता है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी है। तो एयरपोर्ट से भी सूची निकाली जा रही है कि फॉरेन से अभी तक लोग कितने लोग आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका से इंदौर में कितने लोग आ चुके हैं, मुंबई और दिल्ली से जो लोग बाहर से ट्रेवल करके आए थे, मुंबई दिल्ली से होते हुए इंदौर पहुंचे, तो उन सबकी सूची निकाली जा रही है। उन लोगों का रिपोर्ट देखा जाएगा, उन लोग के आरटीपीसीआर सैंपलिंग किए जाएंगे। अगर उसमें से किसी की स्थिति असामान्य थी तो उनके लक्षण क्या थे, कि क्या उन्होंने आरटीपीसीआर जांच कराई थी, अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो क्या उसकी सूचना उनके पास पहले से थी कि नहीं, और उनके संपर्क में अब तक कौन कौन आ चुका है। तो सबसे पहले अब एयरपोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वहां से भी संक्रमण फैलने के ज्यादा खतरा हुई। अब स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम बैठा दी है रेलवे स्टेशन पे, कि रेलवे स्टेशन पे भी लोगों की सैंपलिंग की जाएगी। साथ साथ सख्त हिदायत दी जा रही है लोगों को, जो आशा कार्यकर्ता, एनएम कार्यकर्ता, उनको रोडों में उतारा जा रहा है। जो सैंपलिंग की टीम थी वापस उनको अलर्ट कर दिया गया है कि इंदौर में सख्ती दिखाने को मिलेगी, क्योंकि इंदौर में भी अगर पिछला ट्रेंड देखा जाए तो ऐसी था कि 10, 12, 15 केस आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी तो 500-700 केस एक दिन में आने लग गए। तो वो हल्की जो भारी पड़ी थी वो चूक हम दोहराना नहीं चाह रहे, इसलिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, कलेक्टर लगातार मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से
बस अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज करें। वैक्सीनेशन तो बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इंदौर में पहला जो वैक्सीन का डोज था 70% 31 अगस्त तक हो गया था। दूसरा डोज भी अगर आज देखा जाए तो 85% के आसपास हो चुका है। 15% ऐसे लोग बचे हैं कि जिनको वैक्सीन लगाना है, जिसका लक्ष्य 30 नवंबर तक पूरा करने के लिए टारगेट रखा गया है। उसके लिए काफी जागरूकता अभियान चला जा रहा, बड़े ड्राइव चलाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव 500 के आसपास चलाया जा रहा है, देर रात तक चलाया जा रहा है, क्योंकि पहला लक्ष्य ये है कि इंदौर के 18+ जो लोग हैं सबको वैक्सीनेटेड कर दिया जाए। इसके बाद जो बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिकोण से लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ऑक्सीजन जो प्लांट लगाए हैं वो ऑक्सीजन प्लांट की वापस से शुरू किए जाएंगे, देखे जाएंगे कि ऑक्सीजन प्लांट प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। जो बेड है बच्चों के लिए बनाया गया उसकी क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। जो पुराना व्यवस्था की गई थी उसको वापस से दुरुस्त किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या दूसरे जो उपयोगी दवाइयां हो, अति आवश्यक जो मेडिसिन है, उन सबको देखा जा रहा है कि स्टॉक में कितनी मात्रा, सभी जितने भी हॉस्पिटल यहाँ पे प्राइवेट सरकारी अस्पताल सबको अलर्ट पे रख दिया गया है। वापस से एक बार व्यवस्था शुरू कर दी गई है। कोविड केयर सेंटर की बात की जाए, राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर बहुत बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया था जो कि बंद होने का कारण था, लेकिन उसको फिर से शुरू किया जा रहा है। 200 से 300 बेड वापस से राधा कोविड केयर सेंटर में शुरू किए जा रहे हैं। जो भी लोग बिल्कुल मिथिलेश, और ये बहुत जरूरी भी है इस वक्त, क्योंकि अगर अभी सतर्क होंगे तो उम्मीद है कि आने वाले समय में ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा ये वेरिएंट, और कहीं ना कहीं हम लोग पहले ही अपनी जो सुविधाएं हैं, अपनी जो एहतियात है वो बरत लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ विनोद भी जुड़े हैं ग्वालियर से। विनोद, अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, ग्वालियर में अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगभग 1 महीने में 3 ही कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। वो तीनों ही बाहर के थे। ग्वालियर का लोकल का कोई भी संक्रमित नहीं हुआ। लेकिन जो लोग बाहर के आ रहे हैं उनकी निगरानी की गई। उनको कहीं न कहीं संक्रमण के लक्षण थे, इसलिए उनकी टेस्ट सैंपल लिए गए, टेस्ट में फिर वो पॉजिटिव आए। तो अब सवाल ये उठता है कि बाहर के लोग अगर ग्वालियर आकर संक्रमित पाए जा रहे हैं तो एक बहुत चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जिस तरह से आवागमन हो रहा है, ग्वालियर चूंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन जो दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, चाहे वो इंदौर हो, मुंबई हो, बेंगलोर या हैदराबाद या दिल्ली, इनसे सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि फ्लाइट सर्विसेज सीधी ग्वालियर से इन हवाई अड्डों से जुड़ी हुई है। तो जो लोग दूसरे देशों से आकर लैंडिंग होते हैं, उसके बाद वो वहीं से ग्वालियर की फ्लाइट पकड़ के ग्वालियर आ जाते हैं या किसी अन्य शहर में जाते हैं, तो इस तरह से संक्रमण फैलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ऐसे में अब जरूरत यह है कि सरकार, स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ये मिलकर एक जरूरी एक्शन ले। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाएं, और निगरानी भी ऐसी कि सैंपलिंग केवल औपचारिकता की नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले कोरोना काल में हमने देखा था लोग पैरासीटामोल खाकर शहर में एंटर कर गए, क्योंकि थर्मल पावर स्क्रीन में उनका टेम्परेचर नहीं आया। प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस फॉलो होना चाहिए, तभी आप नजर कर पाएंगे कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं है। अगर एक भी यात्री जो बाहर से आते हैं वो संक्रमित पाए जाते हैं तो कोरोना का दोबारा से फैलने का, नए वेरिएंट का फैलने का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। दूसरा, स्कूल शिक्षा विभाग की अगर बात करते हैं तो पहले 100% की बात की जा रही थी बच्चों को पढ़ाने की, फिर 50% हो गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी मैं स्कूल में गया था तो वहां भी मुझे ये देखने को मिला कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें बड़ी संख्या ऐसी है जहां 10 या 15% बच्चे ही आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पेरेंट्स में एक बार फिर से डर और दहशत देखने को मिल रही है, वो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स और जितनी भी साधन संसाधन बढ़ाने की बात की जा रही थी उसमें एक बार फिर से सक्रियता दिखाएं, और जो अस्पताल चिन्हित किए गए थे वहां अपनी व्यवस्था और इंतजामों का जायजा लें। चूंकि ये सारे अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। अगर कोई भी वेरिएंट मध्य प्रदेश या ग्वालियर में एंटर करता है तो सबसे पहले लोगों की स्क्रीनिंग हो, और स्क्रीनिंग के साथ अपने साधन संसाधन ठीक हो, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सके। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट अशोक मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, तो अगर हम बात करते हैं इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, तो क्या कुछ लक्षण इसके हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके लक्षण जो भी हैं, वो जो पुराने कोरोना के जो हैं, कोविड-19 वाले जो उसके वायरस के लक्षण है, वही लक्षण इसके हैं अभी तक जो जानकारी मिली है। इसकी विस्तृत स्टडी की जा रही है, अभी इसके अध्ययन के पश्चात ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। इसमें करीब 1 सप्ताह और लगेगा अभी। तो वो बचाव के तरीके भी वही हैं, लक्षण भी वही हैं, लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति जो हुई है, जनमानस में ये एक मानसिकता पैदा हो गई है कि अब तो कोरोना चला गया जी, तो उसकी वजह से लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही है। आप शादियों में देख लें, भीड़ बेहिसाब है।
समारोह हो रहे हैं लगातार, जिसमें भीड़ हो रही है, मार्केट में भीड़ हो रही है और अधिकांश लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है। ये एक गंभीर स्थिति को पैदा कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। जो लक्षण हैं वो जो अभी तक सामने आए हैं वो उसी तरह के हैं जो कोरोना में इन जनरल होते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर अशोक, ऐसे में हम क्या अभी माने? हमें जो मैसेज जो बताइए सर। हमें जो मैसेज जनता को देना है वो ये ज़रूरी है कि वो अभी लगातार मास्क लगाएं। ये दिमाग से निकाल दें कोरोना चला गया। कोरोना मौजूद है, हमारे बीच में ही मौजूद है और कभी भी वो विस्फोट हो सकता है, विस्फोटक रूप धारण कर सकता है, केसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम लापरवाही ना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ से अनावश्यक भीड़ में जाने से बचें और अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, बुखार, जुकाम, खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इस तरह की कोई परेशानी आती है, तुरंत चिकित्सक के पास जाएं। क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था, जो लोग समय पर चिकित्सक के पास पहुंच गए हैं उनका तो बचाव हो गया था, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो लेट पहुंचे थे उनमें से काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। तो ये ज़रूरी है कि लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से अपने काम कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से कई गुना बेहतर हो चुकी हैं, उनको दोबारा रिव्यू किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस संबंध में चेतावनी दे चुके हैं कि और मुख्यमंत्री जी भी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। जी डॉक्टर अशोक, अब जिस तरह से मामले सामने आए हैं, हम देख रहे हैं कि जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, सर ये कौन सा वेरिएंट हो सकता है? क्योंकि पहले बात हो रही थी डेल्टा की, डेल्टा प्लस की, और डेल्टा प्लस और भी ज़्यादा घातक था, जो कि हमने अप्रैल में देखा। कहीं ना कहीं कईयों की जान वो लेके गया है, दूसरी लहर जिसे कहा गया था। अब जो फिलहाल कोविड के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें हम कौन सा वेरिएंट माने? देखिए, अभी तो वही जो केसेस जो आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में जिस तरह के केसेस आए हैं और मेरी जानकारी में भी जो केसेस आए हैं वो पुराने जो कोविड-19 का था, कुछ केसेस डेल्टा के थे। कर्नाटक में भी जो अभी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनको ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उससे कोरिलेट किया गया था, लेकिन वो डेल्टा वेरिएंट के ही निकले हैं, 2 केसेस जो आए थे। और अभी इस तरह के जो ओमिक्रॉन जो नया वो वेरिएंट बताया जा रहा है, उसके केसेस नहीं हैं। जो भी केसेस यहाँ पर रिपोर्ट होते हैं उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है और जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही ये पता लगता है कि वेरिएंट कौन सा है। तो इसकी पूरी व्यवस्था है। यहाँ से सैंपल जो जाते हैं वो दिल्ली जाते हैं, NCDC में, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जी वहाँ भेज दिए जाते हैं। और वहाँ अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है कि नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन बताया जाता है उसके कोई केस मिलने की कोई जानकारी रिपोर्ट नहीं आई है। बिल्कुल। ग्वालियर में केसेस के चलते डॉक्टर अशोक, लोगों में भी अवेयरनेस ओमिक्रॉन को लेकर कम है। हमारे साथ हमारी संवाददाता दीप्ति भी लगातार बनी हुई है। दीप्ति, अगर हम भोपाल की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक बैठक हुई है कल और सीएम शिवराज ने इसको लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं, निर्देश दिए हैं, लेकिन इससे पहले लगातार जिस तरह से प्रतिबंध हटा दिए गए थे और कहीं ना कहीं लोग काफी खुश थे, व्यापार वर्ग हो चाहे इसके साथ साथ होटल्स मालिक हो, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब वो लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि शादियों का सीजन है, ऐसे में लोग ज्यादा मिलजुल रहे हैं। अब फिलहाल क्या एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है? साथ ही क्या लोगों को इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पता है? देखिए, आमतौर पर होता यह है कि जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि और क्या भी निर्देश दिए जा रहे हैं, तो बेसिकली जो कोविड-19 के गाइडलाइन थे वो तो सबसे पहले हैं ही और वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सब कुछ खोले जाने के बाद भी ये बड़ी क्लियरली बोला गया था सरकार की तरफ से कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, ये 3 चीज़ें लगातार होनी चाहिए। और रही बात यह कि आज और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे या किस तरह के निर्देश होंगे, उसके लिए आज एक बैठक होने वाली है, उसके बाद तय किया जाएगा। जैसे कि स्कूल वापस 50% क्षमता पे हो गए हैं, हो सकता है कि शादियों को लेकर भी इस तरह से कोई फैसला किया जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत लंबे समय बाद कहते हैं कि जिंदगी वापस पुराने तर्ज पर आना शुरू हुई थी, लेकिन उसके 15-20 दिन ही बीते थे कि वापस एक नए वेरिएंट की जो नॉकिंग हो गई, जो दस्तक हो गई, उसको लेकर लोग परेशान हो गए। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिसंबर के महीने में
जो बाहर विदेशों में छुट्टी होती है तो विदेशों से जो लोग आते हैं उनके जरिए ये नए नए जो वेरिएंट हैं या कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो इंडिया तक पहुंचता है। और यही वजह होती है कि फरवरी मार्च के बाद यहाँ केस बढ़ने शुरू होते हैं और अप्रैल और मई में ये पिक पर पहुंच जाता है। तो जो एहतियात सरकार जो निर्देश दे रही है वो अपनी जगह है, लेकिन एक बात जरूर है कि इस बीच लोगों को कोरोना का भय बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो किसी तरह के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था, ये बात बिल्कुल सच है। तो अब सामाजिक अवेयरनेस, समाज की जरूरत, जो बात कही जा रही थी वो सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति विशेष को भी अपना ध्यान रखना होगा। और इस नए वेरिएंट की बात करी जाए तो इसे लेकर अभी बहुत कोई नए गाइडलाइन नहीं आए हैं, कोई बहुत क्लियरली नहीं बताया गया है कि ये नया वेरिएंट क्या है, कैसा है, किस तरह से इसको जो है इसके लक्षण अलग से दिखेंगे। हालांकि कोविड-19 के लक्षण पूरे इसमें शामिल हैं, लेकिन उसके बाद ये किस तरह से इसका रिएक्शन होता है। बिल्कुल दीप्ति, और जिस तरह से लोगों को भी जानकारी भी नहीं हो पाई है कि आखिर ओमिक्रॉन क्या है, ये वेरिएंट क्या है, क्योंकि अगर हम लोगों से मिले और उनसे ये पूछे कि नया वेरिएंट आया तो शायद आधे से ज्यादा लोगों को भी जानकारी नहीं है, और जब ये मामले बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बात आगे निकल चुकी होगी। डॉक्टर अशोक, अगर ऐसे में हम इस माहौल की बात करें, यानी इस वेदर टेम्परेचर की बात करें, तो कौन सा ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो कि इस वेरिएंट के लिए और ज्यादा बढ़ावा देती हैं? देखिए, इन जनरल जो वायरस का नेचर होता है वो कोल्ड टेम्परेचर में ज़्यादा फैलता है, और उसकी वजह, लेकिन मैं ये गर्मियों में भी काफ़ी फैला था। कोविड का आप स्टडी करें तो इस पर टेम्परेचर का ज़्यादा फर्क पता लगता नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट आता नहीं है टेम्परेचर की वजह से। ये तो जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे वो संक्रमित हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो एहतियात बताए गए हैं उनका हम पालन करें। एक मानसिकता जो जी बिल्कुल, और जो ये इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। और बाहर से आने वाले जो सैलानी हैं या हमारे जो लोग बाहर रह रहे हैं उन पर नज़र रखनी पड़ेगी, उनकी जांच कराना अनिवार्य करना पड़ेगा। उसके बिना ये संभव नहीं है कि हम इसको रोक पाएँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, शासन इस पर ध्यान भी दे रहा है। और बाहर से आने वाले लोग संक्रमण लेके आते हैं, जैसा कि अभी बताया गया, ये बहुत सही बात है, क्योंकि उन पर उनके टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो वैक्सीनेशन जिन लोगों ने नहीं कराया है उनका वैक्सीनेशन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, नहीं तो उनको कई जगह तो ये सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित कर दिया गया है। ये ज़रूरी है जी। कुछ लोगों ने एक वैक्सीन लगवा लिया, एक डोज, उसके बाद वो दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अरे कोरोना चला गया, ये मानसिकता होने की वजह से। तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड डोज भी जरूरी है जी, और फर्स्ट डोज भी जरूरी है। बिल्कुल, शायद और यही बचाव हो सकती है सर, क्योंकि जिस तरह से मामले आ रहे हैं इंदौर में, हमने देखा पिछले कई दिनों से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सेकंड डोज लेना अनिवार्य है और ये बेहद जरूरी भी है। विनोद, क्या माने कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि दूसरी डोज को लेने में लोग या तो हिचक रहे हैं या फिर लापरवाह हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए सेकंड डोज का जो वैक्सीनेशन है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, और सिर्फ शासन प्रशासन को नहीं, लोगों को खुद आगे आना होगा। देखिए, एक बात तो जरूर समझ में आती है कि जिस समय कोरोना अपने पूरे पीक पर था उस समय ज्यादातर लोग ये मांग कर रहे थे कि जल्दी से उनको वैक्सीन लगवा दी जाए, सरकार टीका उपलब्ध नहीं करा रही है, लोगों की जिंदगी खतरे में है, इस तरह की तमाम चीजें सुनने को मिल रही थी। और जैसे ही कोरोना धीरे धीरे कम होने लगा, वैक्सीनेशन सरकार ने तेज किया, तो एक दौर था जिसमें लोगों ने शुरुआत में बड़ी संख्या में टीका लगवाया, लेकिन इस समय पिछले 1.5-2 महीने से ये देखने में मिल रहा है कि कोरोना का असर कम हुआ तो लोगों के मन में डर और भय कम हो गया। पहला डोज लगवाने के बाद दूसरे डोज लगवाने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर ग्वालियर की बात करते हैं तो सेकेंड डोज 50% भी नहीं लगा है, जबकि फर्स्ट डोज लगवाने वाले लगभग 94-95% के आसपास हो गए हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं लोगों को जरूर एक बार फिर से लगने लगा होगा कि अब तो वैक्सीन लगवा ली जाए, क्योंकि जिस तरह से नए वेरिएंट की बात की जा रही है तो नया वेरिएंट कैसा है, कितना खतरनाक है, टीका लगे हुए लोगों पर कितना असरकारक होगा, कहीं वो प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो लोगों में एक बार फिर से सक्रियता दिखाई देगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि लोग डर और भय से
जरूर सक्रिय हो जाते हैं, बल्कि कहने से इतनी आसानी से लोग नहीं मानते। छोटे छोटे काम है उनको भी लोग नहीं छोड़ना चाहते, जबकि सब लोग ये अच्छी तरह समझते हैं कि वैक्सीन लगवाने में बमुश्किल 2 या 2.5 मिनट का समय लगता है और उसके बाद कहीं कोई ऐसी किसी को तकलीफ होती नहीं है। लोग अपनी दिनचर्या बड़े आसानी से उसी तरह से चला सकते हैं जैसे आमतौर पर बिना टीका के लोग चलाते हैं। तो अब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम टीका पहले लगवाएं, उसके बाद वेरिएंट पर ध्यान दें। जी बिल्कुल, और ये माना जाए कि अगर लोग अपनी सावधानी खुद बरतेंगे तो ज़्यादा सतर्क रहेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोविड गाइडलाइंस थी उनका पालन करना ना भूलें, क्योंकि जो कि लोगों ने छोड़ दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यही कहा जाएगा कि जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है और ऐसे में लोगों को ये चाहिए कि इससे पहले बात बढ़े, यानी इससे पहले बीमारी बढ़े, हमें कोविड गाइडलाइंस का पालन फिर से शुरू कर देना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और जिनका सेकंड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें वो भी करवाना चाहिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।